नमस्कार। आज का टॉपिक है उत्क्रमणीय प्रक्रम। किसी ऊष्मागतिक निकाय का एक ऐसा प्रक्रम जो ऊष्मागतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जिन परिवर्तनों से गुजरते हुए ले जाता है, वापस प्रारंभिक अवस्था में आने पर उन्हीं परिवर्तनों को विपरीत क्रम में करता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, जिससे निकाय तथा वातावरण में कोई परिवर्तन शेष न रहे, तो वह उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। रिवर्सिबल thermodynamic process, a process by which a thermodynamic system goes from one state to other state through some changes and return back to its initial state through same changes in opposite order in opposite sense, such that there is no change left in system and its surrounding, then that process is called reversible process. यह एक आदर्श क्रम है जो व्यवहार में संभव नहीं है। यदि किसी आदर्श गैस या लगभग आदर्श गैस को तप्त कुंड पर रखकर बहुत धीरे धीरे प्रसारित करें व फिर बहुत धीरे धीरे संपीड़ित करें, तो इसे लगभग उत्क्रमणीय प्रक्रम मान सकते हैं। Reversible process is a ideal process which is not possible practically. If an ideal gas in a cylinder is placed on a hot reservoir and then it is expanded very slowly up to a definite position, and then it will very slowly compressed such that it comes to its initial state, then this process can be assumed reversible. तो किसी प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं। जैसे पहली है, कोई भी क्षयकारी बल जैसे घर्षण, श्यानता, प्रतिरोध आदि नहीं होना चाहिए। यानी जब हम प्रक्रम कर रहे हैं तो निकाय और वातावरण में कोई भी ऐसा बल जिससे ऊर्जा की हानि होती है वो उपस्थित नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त कि प्रक्रम अर्धस्थैतिक होना चाहिए, अर्थात सदैव साम्यावस्था में रहना चाहिए, जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता। तो अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होंगी तब वो प्रक्रम उत्क्रमणीय हो सकता है। कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस: there should be no dissipative force like friction, viscosity, resistance, etc. in thermodynamic system and its surrounding. Means there should be no force which dissipate energy. Second one is process should be quasi-static. Means system will always remain in
thermal equilibrium, which is not possible practically. ऐसे प्रक्रम जो उत्क्रमणीय नहीं होते उनको हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं. ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें निकाय पहले एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जिन परिवर्तनों से होकर जाता है, वापस आने पर उन्हीं परिवर्तनों से विपरीत क्रम में होकर आए, परंतु निकाय अथवा वातावरण में कुछ परिवर्तन शेष रह जाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है. उदाहरण समस्त व्यवहारिक प्रक्रम जैसे बर्फ का पिघलना या पानी का गर्म होना आदि. अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में यह आवश्यक भी नहीं है कि पदार्थ या निकाय वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ पाए. रिवर्सिबल प्रोसेस, a thermodynamic process in which system goes from its initial state to other state through some changes, and when it returns back to its original state through same changes in opposite order and in opposite sense, then there is some change is left in system or surrounding or both, then that process is called irreversible process. For example, all practical process like melting of ice, heating of water, etc. In these type of process, system may or may not be returned to its initial state. There is at least one dissipative force present कार्नो एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक उत्क्रमणीय प्रक्रम दिया जिसमें कि निश्चित प्रकार से कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है और वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है. तो इस उत्क्रमणीय प्रक्रम के चक्र को हम कार्नो का चक्र कहते हैं. कार्नो का चक्र एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है. इसमें कार्यकारी पदार्थ का क्रमशः समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, फिर समतापी संपीड़न और फिर रुद्धोष्म संपीड़न करते हैं, जिससे कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है. इसे इंडिकेटर डायग्राम से चित्रानुसार प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर हम इसकी प्रारंभिक अवस्था ए मानते हैं. तो सबसे पहले समतापी प्रसार यानी कि ए से बी तक, इसमें इसका प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और टेम्परेचर T1 से T2 V2 और टेम्परेचर T1 रहता है. इसे सी तक रुद्धोष्म प्रसार करते हैं. इसमें इसका प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 हो जाता है. फिर समतापी संपीड़न Ct करते हैं और फिर अंत में रुद्धोष्म संपीड़न से वापस डीए प्रोसेस से ये अपनी प्रारंभिक अवस्था ए में लौट के आ जाता है. इस पूरे को हम बोलते हैं कार्नो चक्र. ए टू बी, बी टू सी और डी टू ए. ये इंडिकेटर डायग्राम शो किया गया है, इसमें कि एक कार्नो चक्र दिखाया गया है. Carnot cycle is a reversible process in which working material goes
in a definite order of isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, and adiabatic compression respectively, such that working material comes back to its original state after going to other state like A to B, B to A. It is indicated or represented by indicator diagram as shown in figure. Here, initial state of working material is point A. We see that working material first goes in isothermal expansion A to B, such that its pressure, volume and temperature P1, V1, T1 is converted into P2, V2 and T1 respectively, and then according to B to C it goes in adiabatic expansion. So pressure P, volume V and temperature becomes T, and again it goes in the process C to D, that is isothermal compression. Pressure P4, volume P4 and temperature becomes T2, and in last it comes back to its original state through the process D to A. So this whole cycle A to B, B to C, C to D and D to A is called Carnot cycle. ऊष्मा इंजन ऐसी युक्ति या एक ऐसी डिवाइस जो किसी तप्त स्रोत से ऊष्मा लेकर उसका कुछ भाग कार्य में बदल देती है तथा शेष भाग निम्न ताप वाली वस्तु को दे देती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है। ऊष्मा इंजन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, उत्क्रमणीय या कार्नो इंजन, दूसरा अनुत्क्रमणीय या व्यवहारिक इंजन। A device which draws some heat from a hot reservoir and converts its some part into work and remaining part is given to low heat, low temperature reservoir, or we can say cold reservoir, then that device is called heat engine. Heat engine is of two types. Number one, reversible or Carnot engine. Number two, irreversible और प्रैक्टिकल इंजन। सबसे पहले हम कार्नो के इंजन के बारे में बात करेंगे। कार्नो का आदर्श ताप इंजन क्या होता है? ये आदर्श इंजन है, कार्नो के प्रोसेस को फॉलो करता है, के साइकिल को फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम कार्नो का आदर्श ताप इंजन हुआ। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें कार्यकारी पदार्थ एक कार्नोट चक्र के अनुदेश चलकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यह उत्क्रमणीय ताप इंजन होता है और इसके चित्र अनुसार चार भाग होते हैं। पहला भाग है सिलेंडर, जिसमें इसकी जो दीवारें हैं ये परफेक्टली इंसुलेटेड होती हैं, इंसुलेटिंग वाली होती हैं, यानी कुचालक होती हैं, और लेकिन जो बॉटम होती है वो परफेक्टली
सुचालक या कंडक्टिंग होती है और अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ होता है। इसमें एक पिस्टन पी लगा होता है जिस पर भार को हम कम या ज़्यादा करके पिस्टन को ऊपर नीचे चला सकते हैं। दूसरा पार्ट एक स्रोत या हीट रिजर्वर होता है जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, यानी उस पर से अगर हम कोई हीट लेंगे तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने मान लिया इसका टेम्परेचर T1। एक ऊष्मारोधी स्टैंड यानी कि इंसुलेटिंग स्टैंड होता है जिसके ऊपर जब हम सिलेंडर को रख देंगे तो उसकी जो बॉटम है, तली है, वो पूरी की पूरी ऊष्मा इस रोधी स्टैंड से कवर हो जाएगी और सिलेंडर फिर सब तरफ से, यानी पिस्टन की तरफ से, साइड की दीवारों की तरफ से और बॉटम की तरफ से, सभी तरफ से ऊष्मा का कुचालक हो जाए। चौथा पार्ट एक सिंक होता है, यानी कि लो टेम्परेचर एक हीट रिजर्वर या कोल्ड रिजर्वर होता है। इसका टेम्परेचर T2 सोर्स से सदैव कम रहता है और इसमें हम ये मानते हैं कि जब भी हम सिलेंडर को एक रिजर्वर से दूसरी तरह के स्टैंड या रिजर्वर पे उठा के रखते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है और जो ये सारा प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, जिससे कि हमेशा कार्यकारी पदार्थ इक्विलिब्रियम में बना रहे। कार्नोट आइडियल हीट इंजन, it is a device in which working material goes in a Carnot cycle and return back to its original state. It is a reversible heat engine. It has four parts as shown in figure. First of all, it has a cylinder which is filled by working material. Its sides wall are perfectly insulated and bottom is perfectly conducting. It has a piston P which is also thermal insulator and there is some weight by which piston can be moved up down or we can change pressure on working material. Second part is called source or heat reservoir of infinite thermal capacity. It means if we draw some heat from source, then temperature of heat source does not change, let it is T1. Second part is thermal insulating stand. Its size is such that when cylinder is put on it, then all the bottom of cylinder is covered by this insulating stand, so that now cylinder becomes completely thermal insulator through piston, sidewalls and bottom as well. And fourth part is sink, which is a heat reservoir at a temperature lesser than source, let it is T2. Its thermal capacity is also infinite. It means if we give some heat to this sink, then temperature of this sink does not change. So these are four parts. जैसे अभी बताया कि सिलेंडर यह पूर्ण कुचालक दीवारों वाला तथा पूर्ण सुचालक तली वाला एक सिलेंडर होता है जिसमें कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। इसमें घर्षण रहित पिस्टन पी लगा होता है जिस पर भार या दाब कम या अधिक किया जा सकता है जिससे पिस्टन ऊपर या नीचे चल सकता है। दूसरा पार्ट सोर्स, यह एक अनंत ऊष्माधारिता का एक तप्तकुंड होता है, माना इसका ताप T1 है। थर्ड पार्ट सिंक या थर्ड पार्ट हम कह सकते हैं ऊष्मारोधी स्टैंड ले सकते हैं।
सिंक यह एक अनंत ऊष्माधारिता का एक कम ताप का कुंड है। माना इसका ताप T2 है और T2 की वैल्यू हमेशा T1 से कम होगी। फोर्थ पार्ट ऊष्मारोधी स्टैंड, यह पूर्ण कुचालक पृष्ठ का कुंड होता है जिस पर सिलेंडर रखा जा सकता है। और हम ये भी मानते हैं कि when cylinder is taken from one reservoir to other, then work done is zero and working material will always remain in thermal equilibrium. अब कारणों के हीट इंजन की कार्यविधि। माना कार्यकारी जो पदार्थ है सिलेंडर के अंदर है उसका हमने 1 मोल लिया है और इसे कार्नोट चक्र ए बी सी डी के अनुसार ले जाते हैं तो हमें निम्न इंडिकेटर डायग्राम या संकेतक चित्र प्राप्त होता है। अब इसके एक एक प्रोसेस को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समतापी प्रसार या आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए टू बी की। इसके लिए सिलेंडर को स्रोत T1 पर रखते हैं तथा कार्यकारी पदार्थ को धीरे धीरे प्रसारित करते हैं, यानी कि पिस्टन पर जो वजन रखा है उसको हम धीरे धीरे कम करते हैं, जिससे कि अगर कार्यकारी पदार्थ जनरली उसको हम गैस लेते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा, प्रसार होगा। इससे दाब व आयतन माना P1 V1 से P2 V2 हो जाता है और जो निकाय है वो A से B अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य अगर हम इंडिकेटर डायग्राम से निकालेंगे तो ए बी एफ एच ए का क्षेत्रफल ए बी एफ एच ए बी हो गया ए बी वन ए का क्षेत्रफल। तो सूत्र अनुसार मान लीजिए कार्य W1 है तो W1 इज इक्वल टू RT1 log फाइनल वॉल्यूम V2 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V1 टू दी बेस E। ये समतापी प्रसार है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकाय को दी गई ऊष्मा का सूत्र होता है Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पर समतापी प्रसार में डेल्टा U हो जाएगा 0, Q1 इज इक्वल टू W1। यानी इस स्थिति में जो हम निकाय को हीट रिजर्वर से ऊष्मा दी जाएगी यानी निकाय के अंदर ऊष्मा जाएगी वो Q1 की वैल्यू W1 के बराबर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर isothermal expansion. For this, cylinder is placed on source T1 and by removing some weight on piston, working material, that is gas, is slowly expanded. Let its pressure and volume becomes from P1 V1 to P2 V2 as shown in indicator diagram. Work done in this process can be calculated by area under the AB indicator diagram, that is AB V2 V1A, or by formula W1 is equal to RT1 log final volume V2 initial volume V1 to the base E. By the first law of thermodynamics, heat given to the gas Q1 is equal to delta U plus W1. Since temperature is constant, so delta U will be 0 and heat given to the system Q1 is equal to W1. So Q1 becomes RT1 log V2 upon V1 to the base E.
सेकंड प्रोसेस है रुद्धोष्म प्रसार B2C। इसके लिए सिलेंडर को ऊष्मारोधी स्टैंड पर रखते हैं और फिर भार को और ज़्यादा घटाकर गैस का रुद्धोष्म प्रसार करते हैं। माना गैस सी अवस्था तक जाते जाते उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाता है। इस अवस्था में निकाय द्वारा किया गया कार्य, E से C तक निकाय द्वारा किया गया कार्य या तो हम एरिया अंडर कर्व BC दैट इज B निकाल लें या फिर फॉर्मूले से निकाल लें। पहले हम देखते हैं ये वर्क डन होगा BC टू BC टू का क्षेत्रफल। तो W2 इसमें निकाय एक्सपेंड हो रहा है, निकाय कार्य करेगा। W2 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन गामा माइनस 1, जहाँ गामा कार्यकारी गैस की परमाणुकता है या विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है और इनिशियल टेम्परेचर T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर T2। तीसरा प्रोसेस है, पहले दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। नाउ सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन insulating stand and then weight is further reduced so that gas expands adiabatically. Let its state becomes P3 V3 T2 from P2 V2 T1. In this process, work done by the system of gas W2 is equal to area under curve BC, that is B3 area of B3, और बाय फार्मूला W2 is equal to R upon gamma minus 1 bracket initial temperature T1 and final temperature T2. Here gamma is the specific heat ratio of working gas. Third process समतापी संपीड़न T2D। T2D में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए सिलेंडर को सिंक पर रखेंगे तथा अब भार को बढ़ाकर समतापी संपीड़न करते हैं। माना इस प्रोसेस में इसकी अवस्था P3 V3 T2 से P4 V4 T2 हो जाती है और इस प्रोसेस में ये सिंक को Q2 ऊष्मा दे देता है। अर्थात निकाय से Q2 ऊष्मा निकल जाती। इसमें निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य एरिया अंडर CD कर्व होगा या फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो CD कर्व के लिए जो एरिया होगा से स्टार्ट करेंगे C3V4D और C। V4 C का क्षेत्रफल या W3 इज इक्वल टू R T2 log V4 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V3 टू द बेस E। वर्क डन
by the system W3 is equal to RT2 log V4 over V3 base E. by the फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि Q2 इज इक्वल टू डेल्टा यू, चूंकि समतापी कंप्रेशन है यानी समतापी संपीड़न है तो डेल्टा यू तो जीरो होगा। और इस स्थिति में हमें जानते हैं कि V4 का मान चूंकि 3 से कम है यानी निकाय पर कार्य हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो 0 माइनस W3। माइनस W3 को में जब माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू RT2 log T over V4 to the base। For third process C2D, that is isothermal compression, we place cylinder on the sink and then by increasing weight gas or working material goes in isothermal compression, let its state becomes P4 V4 T2 P4 V4 T2 from P3 V3 T2 and system gives Q2 heat to sink. It means Q2 heat is taken out from the system. Work done by the system in this process is W3 is equal to area under curve C2D or area of CV3V4 DC as shown in indicator diagram CV4D, ये जो एरिया है। by formula W3 is equal to RT2 log V4 over V3 final volume V4 initial volume V3 base E. From the first law of thermodynamics, in this process Q2 is equal to delta U plus W. Q2 is equal to delta U becomes 0 because process is isothermal, and here work is done on the system because V4 is less than V, so we take in negative here. So Q2 becomes minus W3, and when minus is taken under log, then V4 over V3 converts into V3 over V4. So Q2 is equal to RT2 log V3 over V4 to the base E. Work done will be चौथे प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म संपीड़न में सिलेंडर को स्टैंड पर रखकर रुद्धोष्म संपीड़न करते हैं यानी कि उसके ऊपर वेट बढ़ाते हैं, और वेट इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि इसकी जो अवस्था है वो P4 V4 T2 से प्रारंभिक अवस्था P1 V1 T1 हो जाती है, जिससे पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस स्थिति में निकाय पर किया कार्य एरिया अंडर कर्व D2A से रिप्रेजेंट होगा, और ये होगा DV4 V1 A D, ये जो एरिया होगा DV4 V1 A एरिया ऑफ D4 1 का क्षेत्र। फॉर्मूले से W4 इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1
इनिशियल टेम्परेचर T2 और फाइनल टेम्परेचर T1। यह ऋणात्मक होगा क्योंकि आयतन घट रहा है, V1 लेस देन V14, यानी कि कार्य निकाय पर हो रहा है। वह आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। Fourth process is adiabatic compression. For this process, we put cylinder on insulating stand and weight on piston is increased such that it goes from state P4 V4 T2 to its initial state P1 V1 T1. In this process, work done on the system, W4 is equal to D area under indicator diagram D2A, that is D4V1 AD. By formula, W4 is equal to R upon gamma minus 1 bracket initial temperature T2 minus final temperature T1. This work done will be negative because area because volume is decreasing, and we can say that T1 is greater than T2. It means work is done on the system. अब अगर कोई हीट इंजन, कार्नो का हीट इंजन है, तो उसकी दक्षता कितनी होगी? ये तो भी हमने पढ़ा कि कार्नो के हीट इंजन की कार्यविधि क्या होती है। चारों प्रोसेस पढ़े और हर एक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, कितनी हीट दी गई या ली गई, इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कार्नो इंजन की दक्षता। कार्नो इंजन द्वारा किए गए कार्य W तथा ली गई ऊष्मा Q1 का अनुपात की दक्षता कहलाता है। फॉर्मूला दक्षता E इज इक्वल टू किया गया कार्य W ऑन दी गई ऊष्मा Q1। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द कार्नो इंजन and heat taken from the heat reservoir Q1 is called efficiency of that Carnot engine. Its formula is efficiency small e is equal to work done W upon heat taken Q1। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था प्रोसेस कार्नो के हीट इंजन का, उससे हम दक्षता कैलकुलेट करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर कार्नो चक्र में हीट रिजर्वर से Q1 ऊष्मा ली, तो उसका कुछ भाग तो कार्य में कन्वर्ट होगा W में, और शेष भाग Q2 सिंक को दे दिया जाएगा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। इसलिए W की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2। अतः परिभाषा अनुसार दक्षता स्मॉल e इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दैट इज 1 माइनस Q2 ओवर Q1। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। इसको अगर हमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये तो दक्षता आ गई, ली गई ऊष्मा, जो हमने हीट रिजर्वर से ली गई ऊष्मा Q1 और सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 के टर्म। लेकिन हमें टेम्परेचर पता है हीट रिजर्वर के और सिंक के। अब हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर की टर्म में। जैसा भी हमने चारों प्रोसेस में देखा, Q1 की वैल्यू थी RT1 log P2 ओवर V1 टू द बेस E, और Q2 की वैल्यू थी RT2 log V3 ओवर V4 द बेस E। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 V3 ओवर V4 टू द बेस E अपॉन T1 log V2 ओवर V1 टू द बेस E। वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में आया। अब वॉल्यूम को हम देखते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है। इक्वेशन 4 के अंदर राइट हैंड साइड में, तो जो एडियाबैटिक कर्व या रुद्धोष्म वक्र है B2C,
उसमें पॉइसन के रूल से हम जानते हैं कि रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है, और B2C प्रोसेस में टेम्परेचर T1 से T2 वेरी होता है और वॉल्यूम T2 से V3 वेरी होता है। यहाँ पर हमने पॉइसन का रूल लगा दिया। ये हो गया T1 V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V3 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। इसी प्रकार से रुद्धोष्म वक्र यानी रुद्धोष्म संपीड़न D2A से अगर हम बात करें तो उस वाले प्रोसेस में डी पॉइंट पर टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V4 है, और ए पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1। पॉइसन रूल से T2 V4 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, T1 V1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। हमें इक्वेशन 4 में V3 ओवर V4 और V2 ओवर V1 इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन 6 को 5 से डिवाइड कर, हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरीके से अरेंज करेंगे, जो T2 है वो कैंसिल हो जाए, उधर से T1 कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा T2 V4 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन T2 V3 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, और एक तरफ आ जाएगा T1 V1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन T1 V रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पर T1 कैंसिल हो गया। ये आ गया V4 अपॉन V3 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 और V1 ओवर V2 रेज़ टू पावर गामा माइनस, दोनों तरफ की पावर खत्म हो जाएंगी। ये बचेगा V4 ओवर V3 इज इक्वल टू V1 ओवर V2। इनको रिवर्स कर दिया तो V3 ओवर V4 की वैल्यू आ गई V2 ओवर V1। इक्वेशन 4 में चाहे तो हम V3 ओवर V4 की वैल्यू रख सकते हैं या V2 ओवर V1 की वैल्यू रख सकते हैं। सपोज हम V2 ओवर V1 की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 7 से। इक्वेशन 7 से V2 ओवर V1 इज इक्वल टू V3 ओवर V4 समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर दोनों चीज़ें ये सेम हो जाएंगी और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। Q2 ओवर Q1 की वैल्यू आ गई T2 ओवर T। अतः एफिशिएंसी या दक्षता का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, परसेंटेज में 1 माइनस T2 ओवर T1 टू 100। तो ये फार्मूला हो गया किसी कार्नो इंजन की दक्षता। अब इस फार्मूले से कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। नंबर 1, यदि सिंक का ताप परम शून्य अर्थात एब्सोल्यूट जीरो हो तो उस केस में T2 इज इक्वल टू 0 एंड देन एफिशिएंसी बिकम्स E इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन T1 दैट इज 100%। यानी कोई कार्नो इंजन की दक्षता 100% तभी होगी जबकि सिंक का ताप एब्सोल्यूट जीरो होगा। यहाँ से हम परम शून्य की परिभाषा दे सकते हैं कि परम शून्य सिंक का वह टेम्परेचर होता है जिस पर कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है। क्योंकि कोई भी कार्नो इंजन व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः परम शून्य ताप प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि व्यवहार में अगर दक्षता 100% है, ये कहता है कि जितनी भी हमने हीट ली हीट रिजर्वर से Q1 सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, जो कि पॉसिबल व्यवहार में नहीं होता। 100% का मतलब है कि W और Q1 सेम आ जाएं, जो पॉसिबल नहीं। कार्नो इंजन की फिर इंपॉर्टेंस क्या रहेगी अगर ये व्यवहार में संभव नहीं है? यह एक आदर्श इंजन है जिसे व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु इससे तुलना करके व्यवहारिक इंजनों की दक्षता ज्ञात की जा सकती है। इट इज ए आइडियल इंजन which cannot be achieved practically, but with comparison but with
but by comparing it we can calculate efficiency of practical engine. इसके अलावा कार्नो इंजन से हमें एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और प्राप्त होता है कि ऋणात्मक परमताप संभव नहीं है। नेगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि ऋणात्मक परमताप संभव है, यानी यदि टेम्परेचर T2 ऋणात्मक हो जाए तो मान लेते हैं T2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, वेयर एक्स का मान ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में कार्नो इंजन की दक्षता E इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स, T2 की जगह हमने माइनस एक्स रख दिया अपॉन T1, दैट इज 1 प्लस एक्स ओवर T1, यानी ये वैल्यू मोर देन 1, यानी दक्षता 100% से ज़्यादा होगी। बाय डेफिनेशन ये क्या कहेगा कि जो इंजन कार्य कर रहा है वो ली गई ऊष्मा से अधिक है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। हमें जानते हैं कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, जितनी हम ऊष्मा लेंगे या ऊर्जा लेंगे उसी को तो हम कार्य में बदल सकते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक ताप संभव है तो हम जो ऊर्जा ले रहे हैं उससे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ऋणात्मक परमताप संभव नहीं होता है। कार्नो इंजन की दक्षता हमने देखा ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा के टर्म में, और फिर उसके बाद टेम्परेचर की टर्म में। कभी कभी कार्नो इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति के पदों में भी रिप्रेजेंट की जाती है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। तो रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होती है कि जब कार्नो चक्र में एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया जाता है, यानी प्रोसेस किया जाता है B2C, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद जितना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन से पहले का वॉल्यूम, ये जो रेशो होता है वो कहलाता है रुद्धोष्म प्रसार निष्पत्ति, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो। तो अभी हमने देखा था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम V3 मान लिया था हमने, और उससे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन से पहले वॉल्यूम माना था V2। वी कैन रिप्रेजेंट रो इज इक्वल टू V3 ओवर V2। और इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में यानी B2C में पॉइजन लॉ लगाने पर T1 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1। इससे T2 ओवर T1 की वैल्यू आ गई V2 ओवर V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1। हमें जानते हैं V3 ओवर V2 इक्वल टू रो है, यहाँ से V2 ओवर V3 की वैल्यू हमने 1 ओवर रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 रख दी, यानी T2 ओवर T1 की वैल्यू आ गई 1 ओवर रो गामा माइनस 1। दक्षता के सूत्र 1 माइनस T2 ओवर T1 से E इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रो रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये एक्सप्रेशन हो गया कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। धन्यवाद।